एक नदी का जितना महत्व आज के दौर में है उससे भी कहीं ज़्यादा वैदिक काल में था। दुनिया के प्राचीनतम गिने जाने वाले वेदों में इस महान नदी का उल्लेख कई बार मिलता है। इस नदी के आसपास दुनिया की महान सभ्यता विकसित हुई जिसके नाम से हमें जाना जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिंधु नदी की। वैदिक काल में सिंधु का वही महत्व था जो आज के दौर में हिंदू धर्म में गंगा नदी का है। सिंधु और उसके सहायक नदियों ने न सिर्फ दुनिया को वेद दिए बल्कि मानवता को सभ्यता का पहला पाठ भी पढ़ाया। जब भी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता की बात आती है तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम जरूर आता है। यह सभ्यता इसलिए बनी क्योंकि इसके पास सिंधु नदी और उसका बहुत सारा पानी मौजूद था और तब से लेकर आज तक सिंधु नदी वैसी की वैसे ही इंसानों और सभ्यताओं के लिए जरूरी बनी हुई है। पिछले दिनों यह खबर आई कि पाकिस्तान में यह नदी सूखने की कगार पर है। अब क्योंकि यह पूरी दुनिया की सबसे पुरानी नदियों में से एक है इसलिए इसके इतिहास और इसके सूखने के कारण पर हमें नज़र डालना ज़रूरी है। एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदियों में शुमार सिंधु नदी दुनिया की सबसे पुरानी नदियों में से एक है। इस नदी को इंडस के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के पास सिंध का बाप जलधारा को माना जाता है। लगभग 3200 किलोमीटर लंबी यह नदी तीनों देश भारत, पाकिस्तान और चीन में बहती है। पाकिस्तान में सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ सिंधु नदी वहाँ की राष्ट्रीय नदी भी है। यह नदी तिब्बत से कश्मीर की ओर बहती है जो कि आगे निकलकर नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से निकलकर पाकिस्तान की ओर बहते हुए आखिर में अरब सागर में जाकर मिलती है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज नामक 5 नदियां सिंधु नदी की प्रमुख नदियां मानी जाती है। इसके अलावा प्रमुख सहायक नदियों में कुर्रम, स्वाट, गुलम, तोची, गिलगिट जैसी कई सहायक नदियां इसमें शामिल है। नदी का एरिया लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है जिसका 47% भाग पाकिस्तान में जबकि 39% भाग भारत में और चीन में यह 8% है। कुछ भाग अफगानिस्तान में जाता है लगभग 6%। इसके आसपास अनेक सभ्यताएं विकसित हुई। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इसी नदी के पास फले फूले। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी लगभग 30 करोड़ लोग इस नदी के आसपास रहते हैं और इसी के जरिए अपनी गुजर बसर करते हैं। इतिहास के हिस्से में देखें तो सिंधु नदी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान वासियों के लिए ईरानियों से अलग करने वाली बॉर्डर लाइन थी। जब सिकंदर अपनी सेना के साथ सिंधु नदी को पार करके भारत आया तो उसने यह देखा कि यहाँ की संस्कृति, भाषा, कपड़े, रहन सहन, खान पान सब विभिन्न है और यूनान और ईरान से बिल्कुल अलग है। सिंधु नदी का उल्लेख रामायण, महाभारत के साथ ऋग्वेद में भी मिलता है। खासकर ऋग्वेद में बताई गई नदियों में सिंधु नदी को महत्वपूर्ण नदी माना गया है। अब आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हम जो कुछ हिंदुस्तानी और देश को हिंदुस्तान कहते हैं वह भी इस नदी की देन है। सिंधु नदी के नाम के बारे में इतिहास में कहा गया है कि ईरान के लोग स को ह बोलते थे, इसीलिए जब वो सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे। इसी कारण सिंधु नदी को पार करने वाले लोगों को हिंदू कहा गया। इसके बाद फारसी लोग भी सिंधु को हिंदू कहने लगे और हम भारतीयों को हिंदू। आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच आए दिन पानी को लेकर विवाद रहता था, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका टेनेस्टिंग वैली के प्रोजेक्ट हेड को भारत बुलाया और भारत से पाकिस्तान को जाने वाली नदियों पर एक रिपोर्ट बनाने को कहा। इस रिपोर्ट के तैयार होने के बाद विश्व बैंक ने इस पर संज्ञान लिया और जल विवाद को खत्म करने के लिए मध्यस्थता की, जिसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु जल समझौता हुआ। इसके तहत रावी, व्यास और सतलुज के पानी पर भारत का अधिकार है।
जबकि झेलम, चिनाब और सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को जाता है और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान बिजली बनाने, खेती और खाने पीने के तौर पर करता है। सिंधु जल समझौते के तहत एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम सिंधु जल आयोग रखा गया। पानी को लेकर जब कोई विवाद होता है तो दोनों देश एक मीटिंग करके इस मसले को सुधारे जाते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हुए, लेकिन इसके बावजूद सिंधु जल समझौता कभी नहीं तोड़ा गया। जबकि हर आतंकी हमले के बाद भारत की जनता ने राजनीतिक पार्टियों पर इस समझौते को तोड़ने के लिए दबाव बनाते रही। जम्मू कश्मीर और पंजाब इस समझौते को भारत के खिलाफ बताते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में तो इस समझौते को तोड़ने के लिए काफ़ी पहले प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन इसके बाद भी भारत पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोकता नहीं है। वैसे इन सबके बीच यह जानना जरूरी है, आखिर नदी के पानी को किस देश का हक माना जाए या नदी का बंटवारा कैसे किया जाए। तो बता दें कि रायपेरेन देश को ही नदी के पानी का हक होता है, यानी वह देश जहां से नदी निकली हो या जिसका ज़्यादा हिस्सा उस देश में बहता हो। किन्हीं 2 या 3 देश से बहने वाली नदी को लेकर साल 1966 में फिनलैंड में एक समझौता हुआ। इसे हेलसिंकी गाइडलाइन भी कहते हैं। इसी के आधार पर सारे इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट्स निपटाए जाते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में यह नदी सूख रही है। अब जिस पाकिस्तान की खेती का 90% हिस्सा इस नदी के पानी पर डिपेंड करता है, उस नदी के सूखने से पाकिस्तान की हालत क्या होगी आप अच्छे से समझ सकते हैं। सूखने का सबसे बड़ा कारण खेती भी है, क्योंकि दुनिया भर का 30% कॉटन भारत और पाकिस्तान के इस इलाके में होता है, जिसे पैदा करने के लिए लगभग 737 बिलियन गैलन पानी हर साल इस नदी से लिया जाता है, जो कि कितना ज़्यादा है उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इतने पानी से पूरी दिल्ली के हर घर में 2 साल से ज़्यादा पानी को पहुँचाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर पाकिस्तान में कपास या कॉटन उगाने की वजह से नदी सूख रही हो तो ये खेती बंद कर देनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की कुल इकोनॉमी की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के दम पर चल रही है, जहां कपड़े बनाने के लिए कॉटन सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा भी पाकिस्तान की इकोनॉमी में हिस्सेदारी बाकी इंडस्ट्री भी इसी पानी का उपयोग करती है। इसलिए इस बात का डर है कि आने वाले समय में सिंधु नदी की हालत अगर ऐसी ही रही तो पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो पहले से ही आर्थिक मंदी का दौर चालू है और ऐसे में एक बड़ी नदी का सूखना कोई अच्छी बात नहीं है। यदि भारत सरकार सिंधु जल को खत्म करके बाकी की नदियों के पानी को भी सिंधु में जाने से रोक देता है तो ऐसे में सिर्फ सिंधु नहीं सूखेगी बल्कि पूरा पाकिस्तान सूख जाएगा और भारत उस पानी का इस्तेमाल अपनी कश्मीर और आसपास के इलाकों को डेवलप करने में ले लेगा। ऐसा मगर कुछ भी होता है तो पाकिस्तान की आर्थिक तबाही निश्चित है। जिस तरह से सिंधु नदी ने सदियों से बिना भेदभाव किए हुए मानवता की सेवा की है, आज मानवता का फर्ज बनता है कि वह इस महान नदी को सूखने से बचाए। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है, भारत को पाकिस्तान का पानी बंद कर देना चाहिए या नहीं? साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में जानेंगे पंच नदियों की कहानी, जिसे पार करना अर्थात भारत पर विजय जैसा था।